So, Jai Hind everyone. Welcome back to our daily current affairs news analysis. So, today we have around 10 topic that we will discuss one by one. First topic first topic for the discussion will be NRC that can be implemented in the Manipur under strict supervision of the Supreme Court. कुकी ग्रुप है वो बोल रही है, ठीक है। तो NRC का क्या मतलब हुआ? नेशनल रजिस्टर फॉर द सिटीजनशिप। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है, कैसे है। इट विल बी अंडर जीएस पेपर 2, जो सिटीजनशिप वाली एरिया है कि इंडिया का सिटीजनशिप कैसे दिया जाता है, दैट विल बी द पार्ट। तो जीएस पेपर 2 पॉलिटी। देन वी विल स्टडी सेंटर स्टडिंग इफ सीएए क्राइटेरिया ऑन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कैन बी ट्विक्ड। सीएए क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अगेन सिटीजनशिप होने का क्या डिफरेंट क्राइटेरिया है, उसको चेंज किया गया है सीएए के द्वारा। ये अमेंडमेंट एक्ट है, ऑलरेडी हमारे पास एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ द 1955। ओके, तो उसको चेंज करके हम क्राइटेरिया बदलते रहते हैं। तो जीएस पेपर 2 का पार्ट है, क्योंकि पॉलिटी में हमने देखा था सिटीजनशिप विल बी पार्ट ऑफ ए स्टेट। ओके, then we will study the panel expedite opening of the treasury of the Sri Jagannath temple। तो जगन्नाथ टेम्पल में इसमें हम नहीं जाएंगे कि ट्रेजेडी से क्या लेना देना है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है वो देख लेंगे। तो हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर। देन वी विल स्टडी दैट द डीआरडीओ अनवील्स कंट्री इंडिजीनियस लाइट टैंक जोरावर। तो जोरावर देख के ऐसा लगेगा कि जैसे कि ईरान पाकिस्तान का कोई टैंक है, लेकिन ये इंडिया का टैंक है, इंडिजीनियस है। ये पीसीएस में पूछ सकता है और जो वनडे एग्जामिनेशन है उसमें भी पूछ सकता है। कैन द उबर रिच मतलब काफी ज्यादा जो रिच है वर्ल्ड वाइड बी टैक्स्ड बेटर, जो बहुत अमीर है, जिनकी आमदनी नियर अबाउट पर जो ईयर है वो 10 करोड़ से ज्यादा है, उन पे क्या अलग से टैक्स लगा सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो इसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस है। एक यूरोपियन जो हमारा G20 का समिट था उसके अंडर में एक कमीशन भी बैठा था, उस कमीशन का क्या आउटपुट है, क्या रिपोर्ट है, वो इसमें एनालिसिस किया गया है। तो ये जीएस पेपर 3 इनइक्वालिटी के अंडर में आता है। क्लियर? देन वी विल स्टडी दैट व्हाट डज कर्नाटका बिल प्रॉमिस गिग वर्कर्स। तो गिग वर्कर्स क्या होते हैं ये देखेंगे, एंड इनके लिए सेफ्टी मेजर क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गिग वर्कर्स क्या होते हैं इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जीएस पेपर 3 का पार्ट होगा। देन वी विल स्टडी हाउ टू मैनेज ब्रेन ईटिंग अमीबा केसेस। तो अभी ब्रेन ईटिंग अमीबा ऑलरेडी पढ़ रहे थे, इसका क्या प्रिकॉशन है वो हम देखेंगे। ऑलरेडी देखा कि इवेंट्स है, लेकिन प्रिकॉशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट होगा। देन वी विल स्टडी दैट द फ्रॉम द मून्स फार साइड, चाइना ने कुछ सैंपल लेके आए हैं मून के उस तरफ से जो दिखता नहीं है। जैसे मून को हमेशा देखिएगा, चांद जो है हमेशा एक तरफ से दिखता है, दूसरे तरफ का पार्ट उसका कभी नहीं दिखता है, क्योंकि उसका रोटेशन और अर्थ का रोटेशन ऐसा पीरियड है कि जब वो पीछे होता है तो ये हमेशा सामने होते हैं। मतलब जो टाइम पीरियड रोटेट करने का है इसका सेम है जो इसका 1 डे का रोटेशन पीरियड है, तो इसीलिए ये दिखता नहीं है। ओके, देन वी विल स्टडी हेपेटाइटिस ए, एक तरीके का डिजीज है। इसका पहले केस बच्चों में देखा जाता था, अभी हम देख रहे हैं कि जो एडोलोसेंट हैं, जो 14 से 18 साल के हैं और जो एडल्ट हैं 18 साल से ज्यादा है, उनमें ये केसेस काफी ज्यादा होने लगे हैं। तो उसका सोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया है। एंड इन द लास्ट वी विल स्टडी दैट द एआई कम्स टू रिस्क। रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क्यू बचाने के लिए जो होता है वो टू द एलिफेंट। तो एआई का हम यूज देखेंगे, ये हमारे लिए कहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में यूज आ सकता है, ये एक एग्जांपल होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। फ्रंट पेज ईरान में रिजल्ट आ गया है। जो वहाँ के रिफॉर्मिस्ट लीडर थे पेजेस्कियन, वो जीत गए हैं। तो इसके बारे में एक पूरा डिटेल है इनके बारे में कि इनका कैसे राइज हुआ है, तो वो हम लास्ट वाले पेज पे आगे देखते हैं। ओके, हम लोग बजट की बात कर रहे थे। व्हाट इज द बजट? बजट क्या होता है? बजट मेनली हिसाब किताब है कि कितना आपके पास टैक्स आया और आपने कितना खर्चा किया। तो वो बजट स्टार्ट होगा 23 जुलाई से। तो हम देखेंगे जब बजट अनाउंस हो जाएगा तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
ये हमारा मानसून सेशन चलने वाला है। ओके, बजट पिछला वाला इंटरिम बजट था, जो थोड़े दिन के लिए बजट होता है वो इंटरिम बजट होता है, और फुल बजट अब ये लोग पेश करेंगे क्योंकि इन्हें लगा कि इलेक्शन होने वाला है, हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो हम दूसरे का बजट हम क्यों थोपना होता है ना। जैसे अगर दूसरे ने बीजेपी ने किया और अगर इंडिया ब्लॉक का गवर्नमेंट आ जाती और वही बजट हम लेके आगे बढ़ना होता, तो एक तरीके से बजट तो इनका होता, इंप्लीमेंट इनको करना होता, तो एक तरीके से ये नहीं माना जाता है कि सही नहीं माना जाता कि मैंडेट पीपल ने आपके लिए दिया है तो वो होगा। तो ये फुल बजट अब होगा। दलाई लामा का बर्थडे है, तो दलाई लामा के बारे में हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ेंगे, व्हाट इज द हिस्ट्री, कैसे वो तिब्बत से इंडिया में आए थे। ओके, ये वाला न्यूज बोल रहा है कि एपी तेलंगाना फॉर्म द पैनल टू रिजॉल्व डिफरेंसेस एमिकेबली। एमिकेबल का मतलब क्या होता है? सौहार्दपूर्ण तरीके से, प्यार मोहब्बत से, मतलब बिना लड़ाई झगड़ा के हम चीजों को कर ले, उसको एमिकेबल बोलते हैं। ओके, यहाँ पे है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब पास हुआ था, तो जो हैदराबाद था वो कैपिटल दे दिया गया था दोनों के लिए। अब एपी का अलग बनाना था, अब तेलंगाना बोलेगा ना कि अभी भी आप हमारा क्यों यूज कर रहे हैं, तो उस सब चीजों को आराम से निपटारा कर लिया जाए कि कैसे धीरे धीरे चीजें शिफ्ट की जाए, उसके लिए ये दोनों ने पैनल फॉर्म किया, दोनों स्टेट्स ने। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज द एनआरसी। एनआरसी पे काफी लड़ाई झगड़ा चल रहा था, काफी प्रोटेस्ट भी हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे भी। क्यों हो रहा था इतना बवाल, इतना ज्यादा प्रोटेस्ट, क्या रीजन है? एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर फॉर द ऑफ सिटीजन। इसका मतलब क्या होता है कि एक रजिस्टर तैयार करेंगे कि क्यों कौन इंडिया का है। हम जाएंगे आपके पास, पूछेंगे कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, ताकि ये प्रूफ कर सके कि आप सिटीजन है। ठीक है, तो ये रजिस्टर को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन कहते हैं। ये अभी तक हुआ नहीं इंडिया में। असम में 2013-14 में जुडिशरी के अंडर में हुआ था और इस पे भी काफी दिक्कतें आई थी। असम में 3,40,00,000 लोग थे, उसमें से 20 लाख लोगों को छाट दिया था, तो इसको भी रोक लगाना पड़ा था। ओके, तो ये मेनली है कि एक रजिस्टर है जिसमें सिटीजनशिप का एक तरीके से एक लिस्टिंग होगी, और जो नहीं होगा उसको डिपोर्ट करने का चांस रहता है। कि डिपोर्ट का मतलब होता है कि दूसरे देश में ले जाके, जिस देश में आप है वहां पे लाके छोड़ आना, दिस इज द डिपोर्टेशन। ओके, तो इसको लेके बहम बन गया था। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, दैट इज फॉर द, जैसे सिटीजनशिप लेने के कई तरीके होते हैं। अगर आप बाहर से आए, एक तो होता है कि आपका जन्म यहाँ हो, दूसरी हो कि आपका डिसेंट यहाँ हो, माता पिता यहाँ से हो, तीसरा है कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू होता है कि जो ऑलरेडी इंडियन ओरिजिन है वो जाके फॉरेन कंट्रीज में बस गए हैं और दोबारा इंडिया का लेना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू होता है। और एक जिनका कुछ लेना देना नहीं है इंडिया से, लेकिन वो इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो वो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो टोटल 5 प्रोसेस होता है, एक द बर्थ, by the descent, by the registration, naturalization, by the acquiring। जैसे इंडिया किसी एरिया को इंडिया में मिला लिया, जैसे गोवा को हमने अपने में मिला लिया था, या सिक्किम हमारे में मिल गया, तो वहां के सारे लोग इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे। तो ये 5 तरीका है। अब नेचुरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें बाहरी आके इंडिया का सिटीजनशिप लेते हैं, और उसमें जो रूल है उसके अनुसार 11 साल तक आपको आके पहले रहना पड़ेगा सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने के पहले। जैसे आप आएंगे, नेचुरलाइजेशन में है कि आप इंडिया में रहिए यहाँ के रेजिडेंस बन के, और उसके बाद अप्लाई कीजिएगा, तब होगा। अब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था वो अमेंड करके जो नेचुरलाइजेशन में 11 साल था उसको घटा के 5 साल कर दिया। तो ये इसके द्वारा अमेंडमेंट आया था। लेकिन दिक्कत इसमें ये आया था कि इसमें कुछ कंडीशन थे जिसका विरोध हो रहा था। कंडीशन क्या था कि जो लोग आएंगे, एक तो 3 देशों को इसमें रखा गया था क्राइटेरिया में। 3 देश कौन थे? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, 3 देश थे। फिर धर्म को भी डिफाइन किया गया था कि जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन, ये जो 6 रिलीजन है, इन्हीं को ही दिया जाएगा। तो विरोध इस बात पे हो रहा था कि आप रिलीजन के नाम पे सिटीजनशिप के लिए एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। आप जैसे, अब ये देश सेक्युलर है, यहाँ पे हम सेक्युलर प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, आप अगर धर्म के नाम पे हटाने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट का ये लॉजिक था कि जो 3 देश का हम सिटीजनशिप दे रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, वहां पे इसमें मुस्लिम एक्सक्लूडेड है, मुस्लिम नहीं है। तो गवर्नमेंट का ये था कि इन तीनों कंट्रीज में मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी में है,
और हमारा जो आधार है पर्सिक्यूशन के आधार पर, कि धर्म के आधार पर अगर किसी का मारा जाए या किसी के जान को खतरा हो, वो इंडिया में आता है, उसको उसके लिए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था। तो ऐसे केस में जो मेजोरिटी है उसके खिलाफ तो हो नहीं सकता, गवर्नमेंट का ये लॉजिक था। काउंटर लॉजिक ये था कि देयर आर सो मेनी कम्युनिटी इन द मुस्लिम्स, दे आर इटसेल्फ परसिक्यूटेड बाय द मुस्लिम कंट्रीज, जैसे कि अहमदिया का एग्जांपल है या सोहरावर्दी है। ऐसे कई कम्युनिटी हैं जो मुस्लिम हैं, लेकिन उन मुस्लिम कंट्रीज में उनके खिलाफ मारकाट होती है, वायलेंस होता है। दिस इज द मेन रीजन। तो दो लॉजिक था। लॉजिक देने वाले ये कह रहे थे कि आपको करना ही था तो सिर्फ परसिक्यूशन के बेसिस पे करते हैं। अगर हिंदू सिख जैन आपने इनको जिनको दिया है, इनको भी अगर मारा जाता तब भाग के आते, तब आप देते। लेकिन आप कह रहे हैं कि इस धर्म से कोई भी होगा तो उसको दे देंगे। आर यू गेटिंग ना? और इन कंट्रीज में अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, तो ये याद रखिएगा पीसीएस में या वो वनडे एग्जामिनेशन में ये सब पूछ सकता है। ये 3 कंट्रीज और ये 6 रिलीजन। एक चीज को और लेके विरोध हो रहा था कि जो आप कह रहे हैं कि पर्सिक्यूशन की बात है, वो श्रीलंका में तमिल्स का भी तो हो रहा है, तो उनको क्यों एक्सक्लूड किया? इसमें श्रीलंका भी आना चाहिए था, तमिल्स भी आने चाहिए थे। तो दिस वाज द अदर लॉजिक। तमिल्स में मुस्लिम भी होते हैं तो वो भी तो पर्सिक्यूटेड है, ये अलग से काउंटर लॉजिक था। ठीक है, तो दीज आर द रीजन। तो यहाँ पे अब बात हो रही है कि एनआरसी मणिपुर में हो रही है। जो वहाँ की मीटी कम्युनिटी है वो गवर्नमेंट में डोमिनेटेड है। वो कह रहे हैं कि एनआरसी कराया जाए, क्योंकि जो यहाँ पे कुकीज आ रहे हैं मणिपुर में, जो लड़ाई और वायलेंस कर रहे हैं, वो म्यांमार से आ रहे हैं। तो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन हो जाएगा तो सब क्या पता चल जाएगी कौन यहाँ का है, कौन म्यांमार से आया है। अब कुकीज कह रहे हैं कि हम तैयार हैं एनआरसी कराने को, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होना चाहिए, हम पे गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है। ये उनका मेन लॉजिक है। ओके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट में ये था कि 3 कंट्री से अगर आप आ रहे हैं तो आपको सिटीजनशिप कम कर दिया जाएगा, जो एज है क्राइटेरिया। अब दिक्कत ये है कि जो भाग के जल्दी जल्दी में आ रहे हैं वो वहां का डॉक्यूमेंट कैसे लाएंगे? अब सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अब जो आदमी को रातों रात जान से मारा जा रहा है, वो रातों रात अपना जान बचा के आ रहा है, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएगा? तो डॉक्यूमेंट्स को लेके काफी दिक्कत है। खासकर जो बांग्लादेश से हिंदूज आए हैं या कोई भी कम्युनिटी आए हैं, उसके पास वहां का डॉक्यूमेंट नहीं है प्रूफ करने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि अब इसको भी थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। ट्वीक का मतलब होता है थोड़ा सा बदलाव करना। ट्वीक का मतलब होता है हल्का सा, आप कानून में या किसी चीज में बदलते हैं, उसको इंग्लिश में ट्वीक कहते हैं। क्लियर हो रही है? तो ये ओवरऑल इस दोनों का मेन न्यूज है। समझ में आ रही है चीजें? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक समझ में आ गई। लड़ाई झगड़ा इसलिए हो रहा था एनआरसी का सिटीजनशिप अमेंडमेंट को लेके, ये माना जा रहा था कि गवर्नमेंट चाहती है कि पहले एनआरसी करा लें और उसके बाद सिटीजनशिप वाला दे के, पहले सिटीजनशिप से जितने भी नॉन मुस्लिम है उसको यहाँ की सिटीजनशिप दे दें। ठीक है, तो जितने भी नॉन मुस्लिम है पहले उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, उसके बाद एनआरसी करा लेंगे। एनआरसी से ये पता चल जाएगा कि कितने यहाँ के नहीं है, तो बचे कौन? मुस्लिम्स ही तो बचेंगे। आज गेटिंग ना? जैसे आपने नॉन मुस्लिम को दे दिया सिटीजनशिप इस लॉ से, और उसके बाद जब एनआरसी आप कराएंगे तो छटेगा कौन? दोज मुस्लिम्स कमिंग फ्रॉम द दिस 3 कंट्रीज। तो ऐसे कंडीशन में इसलिए विरोध हो रहा था कि डिस्क्रिमिनेटरी है। आपका पहले से प्लान है कि आप पहले ये कराएंगे फिर ये कराएंगे, और उसके कारण जो मुस्लिम्स हैं उनको आप डिपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे, उनकी सिटीजनशिप छीन लेंगे। ये था सिटीजनशिप छीनने का, ये कानून था ही नहीं। ये कानून सिटीजनशिप देने का था, लेकिन दिक्कत ये थी कि जो रिलीजियस प्रोविजन था उसको लेके अभी भी कोर्ट में ये मामला दायर है कि सेक्युलर प्रोविजन को इम्पैक्ट करता है कि नहीं, क्योंकि ये हमारे जो आर्टिकल है, जो प्रियम्बल उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को वायलेट कर रहा है। प्रियम्बल में ही स्टेट का नेचर क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यही पढ़ा था ना? तो सेक्युलर क्रीडेंशियल को इम्पैक्ट करेगा कि नहीं अगर आप रिलीजियस बेसिस पे कानून बनाने लगे? तो गवर्नमेंट का अलग से लॉजिक एक ये था कि जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान, पाकिस्तान है, वहां मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है और वहां से जो आते हैं उनकी नंबर्स ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास उतने पैसे नहीं है कि उनको रीसेटल करा पाए। कम्युनिटी अगर वो मेजॉरिटी में है तो उनका इमिग्रेशन भी तो ज्यादा है जो रिफ्यूजी हैं। तो एक तो लॉजिक ये था कि हमारे पास पैसे नहीं है कि इतने लोगों को सेटल करवा सके। ठीक है, ये सब चीजें थी।
असम में हुआ था, असम में दिक्कत ये था कि ये फेल हो गया था। नेक्स्ट न्यूज है, डीआरडीओ अनवील्स कंट्री इंडिजीनियस लाइट टैंक जोरावर। तो बस इतना जानिए जोरावर क्या है, लाइट टैंक है और ये इंडिजीनियसली बिल्ड है, सब कुछ हमने बनाया है। इसके इंजन के लिए हमने जर्मनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था, जर्मनी ने थोड़ा सा क्लियरेंस देने में देरी कर दी तो हमने खुद बना लिया और दूसरे एक कंपनी से हमने सहयोग लिया था, लेकिन जितनी भी असेंबली है मैक्सिमम इंडिया ने बनाया, इसीलिए इसको इंडिजीनियस कह रहे हैं। इंडिजीनियस का मतलब हमने खुद बनाया मैक्सिमम चीजें। ओके, तो जोरावर इज द लाइट टैंक। लाइट टैंक का मतलब होता है कि ये किसी भी खराब से खराब एरिया में आसानी से चला जाएगा और युद्ध में तुरंत ये इमीडिएट बेसिस पे शामिल किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ये, जब चाइनीज बॉर्डर जो बहुत पहाड़ी एरिया है वहां पे लड़ना मुश्किल है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 का ये पार्ट होगा। मेनली इसको डीआरडीओ और एलएनटी का नाम सुना होगा, ये दो लोगों ने मिल के बनाया है। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। जोरावर इट इज द लाइट टैंक एंड इंडिजीनियसली बिल्ट, एंड कौन कौन मिलकर बनाया है, डीआरडीओ एंड एलएनटी। एलएनटी एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, काफी ये सीनिक ब्यूटी है, ये केव है। केव मतलब होता है कि आप समझ रहे हैं ना, पहाड़ी एरिया में कुछ कुछ रहने का जगह होता है, अपने आप पत्थरों के द्वारा बन जाता है, ये नेचुरल घर बन जाता है। जैसे पहले आदि मानव जब जंगल से निकला था तो कहाँ गया था, केव में ही गया था। केव जो है नेचुरली एक तरीके से जगह बन जाती है, वहां पे हम रह सकते हैं जाड़े ओड़े से बचने के लिए। तो स्टार्टिंग में जब अभी हमारे पास बिल्डिंग प्रोसेस नहीं थी तो हम मैक्सिमम चीजें केव में ही करते थे। केव ज्यादा सुरक्षित माना जाता था क्योंकि काफी ऊंचा होता है तो उसमें ठंड भी लगती है, गर्मी में भी वहां धूप नहीं लगता है क्योंकि बहुत मोटे पत्थर होते हैं, उतना धूप आते आते गर्म होते होते टाइम लगता है, तब तक रात हो जाता है, तो मैक्सिमम वहां पे ठंड का माहौल होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे पूजा शांति रहती है तो लोग क्या करने लगते हैं, अपना पूजा पाठ करने लगते हैं। तो ये फेमस है, दिस इज द चंद्रावली केव, और ये चित्रदुर्ग कर्नाटका में। तो हिस्ट्री की पर्सपेक्टिव से ये याद रखिएगा, ओके। यहाँ पे मेनली इसको कौन बनवाया था, होयसाला, सातवाहना एंड विजयनगर किंगडम में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ कुछ हुए हैं, ओके। इसके जो मेन है कॉम्प्लेक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज द अंकली मठ, और इसका नाम अंकलागी थे जो यहाँ पे आके माना जाता है कि वो सेंट थे और वहां पे जाके उन्होंने ये सब चीजें की थी, तो इसीलिए ये फेमस है, ओके। दूसरी चीज ये यहाँ पे दिया हुआ है कि दिस इज मेनली एसोसिएटेड, यहाँ पे एक्सकवेशन हुआ है और इसमें क्वाइंस मिले हैं, और कुछ क्वाइंस जो है वो शायद चाइनीज भी हैं। तो चाइना से हमारे पास लिंक का कुछ इनके साथ एक कनेक्शन मिलता है, चाइनीज क्वाइंस भी मिले हैं। एंड दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, कुछ लिखा हुआ पत्थरों पे, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। और वो इंस्क्रिप्शन मयूर शर्मा को माना जाता है कि फाउंडर थे, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ द कन्नड़ा डायनेस्टी, कन्नड़ा डायनेस्टी, एंड इट बिलोंग फ्रॉम द 450 एडी। तो इस समय कौन था, मौर्य नहीं था, मौर्य जा चुका था, गुप्ता आ गया था, मौर्य तो बीसी में ही चला गया था। तो गुप्ता इस समय ओवरऑल इंडिया पे थे, और ये रीजनल डायनेस्टी थे। रीजनल का मतलब जैसे इंडिया एक देश हो गया और यहाँ पे यूपी, बिहार, गोवा ये सब है, तो ऐसे रीजनल डायनेस्टी भी पहले होते थे कि मेन जो राजा था उसके अंडर में वो मान जाते थे कि आप हमारे राजा हैं, महाराजा धीराज, हम आपके अंडर में छोटे छोटे राजा हैं। तो दे वर द रीजनल डायनेस्टी। क्लियर हो रहा है ये चीजें। ये यहाँ पे डिफरेंट उनके पार्ट दिए हैं कि ये जाने के लिए चैम्बर डिफरेंट एरिया से कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे जो आर्क है ये बाद में ऐड हुआ था, आर्क जब मुस्लिम आए थे तब लेके आए थे, उसका मतलब ये सल्तनत पीरियड में ये सब ऐड हुआ होगा, ओके। यहाँ पे भी एक है, यहाँ से एक टावर पे चढ़ के नहीं, जब आप बर्ड सेंचुरी में जाते होंगे तो टावर पे चढ़ के एक लोकेशन होता है, तो उस तरीके से इस स्ट्रक्चर को वॉच टावर कहते हैं, जहाँ से देख के हम दूर दूर देखते हैं। जैसे आप समंदर के भी किनारे जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे वॉच टावर होता है कि दूर तक देखने के लिए एक बनाया हुआ होता है टावर। तो इस एरिया का ये माना जाता है कि ये टावर था, ओके। ये केव्स हैं बड़े बड़े, ये दिखा रहा है कि चढ़ने का ये कोशिश कर रहे हैं। मेन चीज आपको याद रखना है कि कौन सा केव का क्या नाम है,
Chandravali cave, and it's belong from the Chitradurga district, and they are belonging from the whose dynasty? The Kannada dynasty and the Kadamba dynasty का यहाँ पे inscription मिला है, and it is considered that they have been built by the Hoysala, Satvahana and Vijayanagar dynasty. इन्होंने आया होगा तो किसी ने कुछ बनवा दिया होगा, किसी चैम्बर में किसी ने कुछ बनवाया होगा. तो दिस बिलोंग फ्रॉम द ऑल थ्री डायनेस्टी. इंस्क्रिप्शन में आए तो दिस इज फ्रॉम द मौर्यन शर्मा, कन्नड़ा डायनेस्टी का जो मेन फाउंडर थे, उनका इंस्क्रिप्शन यहाँ पे है. नेक्स्ट न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है. कैन उबर रिच वर्ल्ड वाइड बी टैक्स्ड बेटर? तो इसका ये है कि आपको क्या लगता है कि जो सुपर रिच है उनको अलग से टैक्स लगाना चाहिए? क्या आप लोगों का क्या मानना है? क्यों? हाँ हाँ, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर भी उन्हीं के हाथ में होता है. लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना का ये है कि वो ऑलरेडी वो अमीर है, 2% लगा दे तो क्या फर्क पड़ता है. 100 ऑलरेडी उनके पास 10 करोड़ है जो मिनिमम क्राइटेरिया है, और मैक्सिमम क्राइटेरिया तो 100 करोड़ भी लेके जा रहे हैं. तो 100 करोड़ में 2 करोड़ दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है? उससे हो सकता है कि रोड बन जाए, हो सकता है उससे थोड़ा सा अस्पताल बन जाए, थोड़े से हॉस्पिटल्स बन जाए, स्कूल्स बन जाए, हो सकता है ना. तो मेन है जो अभी जो आप लोगों का मत है वही सबका भी मत है. जो हमने कमीशन बैठा है G20 के अंडर में, ब्राजील इस बार प्रेसिडेंसी है. नेक्स्ट वाला G20 का प्रेसिडेंसी किसका है? साउथ अफ्रीका का. तो ये वनडे एग्जामिनेशन में ये पूछ सकता है कि इस बार ब्राजील है और नेक्स्ट वाला साउथ अफ्रीका है. ठीक है. यहाँ पे ये है कि उन्होंने कमीशन किया था गैब्रियल जूकमैन, इनके अंडर में एक कमीशन बैठा. उन्होंने कहा था यस 2% टैक्स लगा देना चाहिए जिनका आमदनी जो वेल्थ है वो 1 बिलियन से ज्यादा है. 1 बिलियन में कितना होता है? 100 करोड़, यही होता है, 100 करोड़. ओके. अब यहां पे इन्होंने डिफरेंट दिया है कि डिफरेंट क्राइटेरिया दिया है कि ओवरऑल वर्ल्ड में क्या स्थिति है कि कितना कौन कमाता है. ये कह रहे हैं कि 0.001% जो हाउस होल्ड है उनके पास नियर अबाउट जो वर्ल्ड का वेल्थ है, आप समझ रहे हैं, 0.001, एक भी नहीं, उससे भी 1000 गुना कम, 10,000 गुना कम है. और उनके पास जो अभी वेल्थ का है 13% है. मैं अगर इसको ऐसे समझाऊं आपको, इसको मैं मानूं कि 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोग हैं टोटल. ठीक है. 1 लाख लोग में अगर 100 रुपए है, 100 रुपए उनकी टोटल वेल्थ है, तो उसमें से सिर्फ एक के पास 13 रुपए है, और बाकी जो 999 है, 99,999, उनके पास 87 रुपीज है. आप समझते हैं इसका क्या मतलब हुआ? ये जो बोला है कि 0.001%, इसको अगर 1 लाख में बदलेंगे और इसको 13 रुपीज में बदलेंगे, यहाँ पे 13 रुपीज है अभी का जो कंडीशन है, तो ये आएगा कि 1 लाख में एक के पास 13 रुपए है और बाकी जो 99,999 है उनके पास 87 रुपीज है, उसमें डिवाइड होगा. तो आप समझ रहे हैं कितना डिवीजन कम हो रहा है. दिस इज द कंडीशन, और कंटिन्यूसली बढ़ रहा है. पहले ये 3% था, फिर 8% आया है, और अभी 2024 का जो डेटा है वो 13% है. मतलब अब 13 रुपए है. पहले एक के पास 3 रुपए था, फिर 8 रुपए आया, और अभी 13 रुपए है. तो ये बता रहे हैं कि कंटिन्यूसली जो सुपर रिच है उनका वेल्थ कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, उनके में कोई कमी नहीं है. उनका जो वो राइज है, रेट ऑफ राइज जो बहुत हाई है. एवरेज लोगों का रेट ऑफ हाई जो है वो जो एवरेज इंक्रीज है वो 3.2% है, लेकिन इन लोगों का जो इंक्रीज है वो 7% है. जैसे हुआ ना कि हर साल, जैसे एक है जो सुपर रिच है वो 100 रुपए है, तो अगले साल उनके पास 107 रुपए हो जाएगा, और जो आम जनता है उसके पास 103 रुपए मैक्सिमम हो रहा है जो रीच हो रहा है. समझ में आ रहा है ये? तो ऐसे केस में वी शुड टैक्स द 2%, और 2% टैक्स करेंगे तो हमारे हाथ में जो सरकार के पास वर्ल्ड लेवल पे आएगा 200 से 250 बिलियन ए ईयर आएगा. समझ में आ रही है ये? तो ये चीजें हम खर्च कर सकते हैं इन द डिफरेंट एरिया. चीजें क्लियर हो रही हैं?
यहाँ पे कंटिन्यूअसली इन लोगों ने इनइक्वालिटी दिया हुआ है कि इनइक्वालिटी में क्या राइज है। कंटिन्यूअसली यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है कि हाउ द इनइक्वालिटी इज राइजिंग इन इंडिया। इंडिया में दिया हुआ है कि 1% जो टॉप के हैं उनके पास इनकम जो है, इनकम और वेल्थ में डिफरेंस है। इनकम मतलब हर साल कमा रहे हैं, और वेल्थ का मतलब उनका गाड़ी, उनका बंगला, उनका जमीन सब जोड़ दे तो वेल्थ आएगा। तो 1% के पास 22 रुपए कमा रहे हैं, 100 रुपए में 22 रुपए एक के पास है, जो इंडिया का टॉप 1 है। बच्चे जो 99 उनके पास 78 रुपीज है, और जो वेल्थ है वो 40 रुपए है एक के पास। जो बचे 99 उनके पास 60 रुपए, वो डिवाइड करेंगे उस 60 रुपए में। चीजें समझ में आ रही हैं ये? तो ये सब डेटा याद रखिएगा। अगर आपको जस्टिफाई करना है तो यू शुड गिव ऑल दिस डेटा। सपोर्ट में कौन है? ब्राजील सपोर्ट में है कि टैक्स लगाना चाहिए। साउथ अफ्रीका सपोर्ट में है। फ्रांस, स्पेन, कोलंबिया, बेल्जियम, ये सब सपोर्ट में है। लेकिन विरोध जो हो रहा है थोड़ा बहुत, वो यूएस से हो रहा है। यूएस के जो बिडेन ने कहा ठीक है, वो तो खुश हैं, लेकिन जो ओवरऑल यूएस का जो माइंडसेट है कैपिटलिस्ट वाला, वो लोग थोड़े से विरोध कर रहे हैं। ओके, यहां पे इन्होंने कंक्लूड किया है, ए टैक्स ऑफ द जस्ट 2% ऑन द टोटल नेट वेल्थ of 126th wealthiest family would result into the 0.5% of the national income। ये 0.5% भले आपको कम लग रहा है, जो नेशनल इनकम नियर अबाउट 40 लाख करोड़ है, तो इसमें कई लाख करोड़ में ये आ जाएगा। सिर्फ 162 लोगों पे टैक्स लगा दे 2%। तो ये कह रहे हैं जो इंडिया के 162 लोग जो टॉप पे सबसे धनी हैं, उन पे अगर 2% भी लगा दिया जाए, तो जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम नियर अबाउट 40 लाख करोड़ के आसपास होगा, तो उसका 0.5% मतलब 1 लाख करोड़। आप समझ रहे हैं? 1 लाख करोड़ नहीं तो 50,000 करोड़ बहुत होता है। 50,000 करोड़ में पूरा मनरेगा का बजट चल रहा है। आर यू गेटिंग ना? 50,000 करोड़ में काफी कुछ स्कूल्स बन सकते हैं। ये इंडिया का इन्होंने यहाँ पे डेटा दिया है। चीजें क्लियर हो रही हैं ये कि कैसे इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन आया तो आप लॉजिकली क्या दिखाएंगे? लॉजिकली वर्ल्ड लेवल पे दिखाएंगे, फिर लॉजिकली आप दिखाएंगे कि इंडिया पे क्या कंडीशन है, और आपको बीच में सपोर्ट देना हो तो कौन सी कंट्रीज सपोर्ट में, ये आप लिख सकते हैं। ओके, ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है। जैसे एमएनसीज होते थे वर्ल्ड में, एमएनसीज क्या होते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे कोका कोला यहाँ पे भी है, आपको अफ्रीका में भी मिलेगा, यूरोप में भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा। और भी मल्टीनेशनल, जो एक नहीं मल्टीनेशनल कंट्रीज में उनका बिजनेस चलता है, दैट विल बी द मल्टीनेशनल। उन पे क्या होता था पहले, वो क्या करते थे, कई देश होते हैं जो कॉर्पोरेट पे सस्ता टैक्स रखते हैं, तो ये अपना बेस जनरली उस कंट्रीज में बनाते हैं। जैसे कि मॉरिशस का आपने नाम सुना होगा, साइप्रस का नाम सुना होगा। ये सब कंट्रीज हैं वो जानबूझ के अपना टैक्स कम रखते हैं कि उनके वहाँ ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां आए और थोड़ा भी टैक्स दे तो उनके लिए बहुत हो जाता है। और ऐसी कंपनियां मैक्सिमम उनका मेन बिजनेस रहेगा इंडिया, चाइना या किसी और कंट्रीज में, लेकिन वो अपना बेस जो बनाते हैं टैक्स बेस, वो इन कंट्रीज को बनाते हैं, जैसे मॉरिशस या साइप्रस है। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि एक 15% टैक्स इन सबों पे रखते हैं कि कहीं पे भी एक कंट्रीज हो, कम से कम 15% ऑफ देयर इनकम देना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी अब इंप्लीमेंट होने जा रहा है। ये डिसीजन 2021 में हमने लिया था, 130 कंट्रीज ने इसका सपोर्ट किया था। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस न्यूज। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे चले। व्हाट डज कर्नाटका बिल प्रॉमिस गिग वर्कर्स? व्हाट इज द गिग वर्कर्स? गिग वर्कर्स क्या है? नहीं, आप अब गलत हो गए। आप लोग हमेशा डेली बेसिस पे देखते हैं ये जो जोमेटो आते हैं देने, जोमेटो या आप ओला या उबर का भी बुक किया है, उसमें क्या होता है, उसका मन करे तो आएगा, नहीं मन करे तो अपना स्विच ऑफ करके काम पे आना बंद कर देते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। जैसे वो ऐसा नहीं है कि ओला के ड्राइवर है, वो उसका प्राइवेट का किसी का कार होगा, ओला से कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि मैं भाड़े पे चलाऊंगा, आपका प्लेटफॉर्म यूज करूंगा, लेकिन वो भाड़े में से आपको कुछ टैक्स दे दूंगा, कुछ कट दे दूंगा। हो गया ना? एम्प्लॉय नहीं है वो, उनका ड्राइवर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कल को चाहे तो अपना स्विच ऑफ करके छोड़ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके बीच में। लेकिन ये होता है कि जो नॉर्मल होता है ना, ट्रेडिशनल, एक एम्प्लॉयर होते हैं और एक एम्प्लॉय होते हैं।
कि उनके वहाँ टाइम से आपको आना होता है, फिर टाइम से जाना होता है, आपके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर कभी इम्प्लॉय को कुछ हो गया तो जो इम्प्लॉयर है उसको उसको भरपाई करना पड़ता है, कंपनसेशन देना पड़ता है। लेकिन ओला उबर में नहीं होता, उनको कोई मतलब नहीं, उनका है कि कॉन्ट्रैक्ट है, आ जाए नहीं। जैसे जोमेटो है, उनका पर डिलीवरी पे होता है कि 18 रुपए 20 रुपए वो लेंगे, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि मंथली उनको कुछ मिलेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो आप बोल रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट तो सही है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, दिस इज नॉट दैट मच एज पर द ट्रेडिशन। वो होता है कि उनका स्पेसिफाइड टाइम भी नहीं होता है। तो पहले लोगों को बहुत मजा आया जोमेटो का काम करके, क्योंकि उनको लगता था पैसा खूब मिल जाता है, और जब मन किया करे, जब नहीं मन किया छुट्टी ले लिया। ऐसे होता है ना, आपको नॉर्मल जाके छुट्टी मांगना पड़ता है अपने एम्प्लॉय से कि संडे को आप छुट्टी दीजिए। इसमें तो छुट्टी नहीं है, नहीं आया। उनमें ये है ना कि आप काम करेंगे पैसा मिलेगा, नहीं काम करेंगे वो नहीं मिलेगा। कट होता है कि आपने इतना दिन भर में चलाया गाड़ी, ओला ने 10 सवारी ढोए, तो 10 में अगर 500 रुपए है तो उसमें से वो 70 रुपए हर सवारी पे दे देंगे। अगर नहीं ढोया तो नहीं होगा। दिस इज सिंपल। ऐसा नहीं है कि उनको फिक्स सैलरी देना है या कुछ उनके बीच में ऐसा है कि इसी दिन को आना है, इतने टाइम पे काम करना है। दिस इज द जस्ट ए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन इंडिपेंडेंट है। तो इसमें लोगों को अच्छा लग रहा था कि मन किया जिस दिन मेरे घर काम है तो नहीं जाऊंगा ओला लेके, जिस दिन छुट्टी है तो उस दिन संडे को भी जाऊंगा, मन किया तो रात में भी जाऊंगा, मन किया तो दिन में आके सो जाऊंगा। ऐसा था ना। तो दिस इज द गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स किसी और का प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, लेकिन उनका प्लेटफॉर्म किसका यूज कर रहे थे? ओला का। ओला पे आप लोग बुक करेंगे और वो ड्राइवर के पास जाएगा, ड्राइवर गाड़ी लेके आ जाएगा। तो दिस इज द यूजिंग द प्लेटफॉर्म, बट दे आर नॉट द एम्प्लॉय। तो दिस इज द गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स का एक सिंपल डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। दे आर द वर्कर्स हु हैव द जॉब्स और द टेक पार्ट इन द वर्क अरेंजमेंट एंड गेट्स पेड ऑन द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसा आपने कहा था कॉन्ट्रैक्ट पे उनको होता है कि उनको पर कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, कि इतने सवारी पे इतने पैसे होंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दे ऑल काइंड ऑफ द जॉब। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई डिफाइंड है। इसमें होगा कि आप ओला का गाड़ी चलाएं, या आप खाना के लिए डिलीवरी दें, या फ्लिपकार्ट का डिलीवरी दें, या अमेजन का डिलीवरी दें। हर एक एरिया में ये वर्कर्स हैं, लेकिन इनका मेन है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ये यूज करेंगे। वन थिंग। तो पहले लोगों को बहुत इससे फायदा हुआ, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था कि बढ़िया है कि मतलब जब मन कर रहा है मैं जा रहा हूँ, पैसे भी खूब कमा रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे ये हो गया कि लोग इसमें इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, और जो मार्जिन हो गया कंपनीज का वो थोड़ा सा उतना नहीं देने लगी हैं। तो अब ऐसा होने लगा है कि वो अपने आप पैसे कुछ काट लेती हैं। जैसे ओला हुआ, तो ओला ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको मैं 20 रुपए दूंगा या 20-30 रुपए काटूंगा। कट उसने 60 रुपए कर दिया बिना बताए। तो एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी रद्द कर दे रहे हैं। जैसे हो गया ना कि उसमें ऐसा तो है नहीं कि 1-to-1 आपका कुछ है। उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस होता है वो होता है कि जो जो वहां पे कंज्यूमर है वो फीडबैक कैसा दे रहा है। तो जैसे मैं ओला से गया, नीचे उतरा, अब मुझे अच्छा लगा तो मैंने 5 स्टार दिया, नहीं लगा तो मैंने 1 स्टार दिया। लेकिन दिक्कत है कि इसमें अब जो फीडबैक गया कंज्यूमर का, उसने ओला ने ले लिया, या अमेजन ने ले लिया, या फ्लिपकार्ट ने ले लिया। जैसे डिलीवरी बॉय आया यहाँ पे और मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसको 5 दे दिया, नहीं लगा तो 2 स्टार दे दिया। अब इसी आधार पे वहां पे कंप्यूटर है उनके पास, अमेजन या फ्लिपकार्ट या ओला के पास कंप्यूटर है, वो डिसाइड करते हैं कि इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। अब दिक्कत ये है कि कई कई लोग हैं, जैसे मैं कस्टमर हूँ, मैंने मंगवाया फ्लिपकार्ट से, मैंने यहाँ का एड्रेस दिया, ये जो मेरा इंस्टीट्यूट है, लेकिन वो मेरे घर पे लेके आया, या मैं घर पे चला गया हूँ, तो मैं फोन पर के कहूंगा कि घर पे आ जाओ। अगर वो नहीं आया, वो आ गया तो मैं खुश होऊंगा, 5 में 5 स्टार दे दूंगा, नहीं आया तो 1 स्टार दूंगा। लेकिन दिक्कत है कि उसका जो काम है वो यहीं पे पहुंचाने का है ना। तो ऐसे में हो गया कि जो इलॉजिकल भी फीडबैक मिलते हैं, हो गया ना। तो ऐसे कंडीशन में जो ये वर्कर है, वो जो कंज्यूमर है उसको जबरदस्ती खुश करने के चक्कर में रहते हैं। जैसे ये नहीं है कि परफॉर्मेंस क्या है, वो कैसे फीडबैक अच्छा ले रहा है, इस पे डिपेंडेंट होने लगा है। आर यू गेटिंग ना? तो ये दिक्कत होने लगी है इसमें। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी का मतलब बिना किसी लॉजिक के वो कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसा जैसे मैं कमा रहा हूँ जो भी है, लेकिन एकाएक मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मेरी रोजी रोटी चली जाएगी ना तुरंत। कुछ दिन के लिए, 2 महीने कहाँ से पैसे आएंगे? नया जॉब ढूंढने में टाइम लगता है, या कोई भी नई चीज स्टेबलिश करने में टाइम लगता है, इतना तुरंत चीजें नहीं होती हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये जो वर्कर है उनके सेटबैक हो जाता है, फैमिली कंडीशन क्राइसिस आ जाती है। तो ये इनके लिए एक तरीके से माना जाता था कि एक निगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। चीजें समझ में आ रही हैं?
नॉर्मल जो जॉब होता है उसमें होता है कि अगर कोई एम्प्लॉयर निकालता है, मालिक अगर किसी को, काम करने वाले को निकालता है, तो उसको पहले नोटिस देना पड़ता है, उसको प्रूव करना पड़ता है कि आपका काम खराब है, और उसके बाद उसको कंपेंसेशन भी 1-2 महीने का देना पड़ता है, ताकि जब तक जॉब न मिले तब तक उनका काम चले। दिस इज द रूल नॉर्मल। लेकिन इसमें तो ये सब नहीं है, क्योंकि इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट वो वाली नहीं है जो नॉर्मल वाली है। नॉर्मल जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉयर का मतलब समझ रहे हैं ना, एक जो वर्क कर रहा है, और एम्प्लॉयर का मतलब है जो काम दे रहा है, जो मेन उसका ये इंस्टीट्यूट है या जिसका मेन फैक्ट्री है या कंपनी है। गेटिंग? तो ऐसे कंडीशन में इनका जो अभी देखा जा रहा था गिग वर्कर्स का काफी एक तरीके से निगेटिव इंपैक्ट आ रहा था, उनका सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पा रहा था, और उनका जो काम का कॉन्ट्रैक्ट था वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। इसीलिए जो पहला राज्य इनके लिए रूल रेगुलेशन लेकर आया वो राजस्थान है, और दूसरा कर्नाटका है। तो ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि पहला राज्य कौन है। पहला राजस्थान, दूसरा कर्नाटका। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इन्होंने लेके आया है कि गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल। सोशल वेलफेयर सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा या जो उनकी जॉब सिक्योरिटी होगी उसके लिए सरकार इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, और इन द केस अगर उनको उनके जॉब का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा जाता है तो कुछ कुछ जैसे होता है ना कि पेंशन ओंशन देना, उस तरीके से इनको भी कुछ प्रोविजन हो सकता है। इज दिस क्लियर? यहां पे दिया हुआ सेफगार्ड अगेंस्ट अनफेयर डिसमिसल। अभी देखिएगा कि इंडिया जो हमने यूनियन गवर्नमेंट ने लेबर कोड पास किया था, 4 लेबर कोड 2020 में। ओके, चारों लेबर कोड को एक बार देख लेते हैं। जैसे इसमें जो मैंने समझाया वही सब इसमें दिया है पॉइंट वाइज, कि जो चेसिंग ऑफ द रेटिंग एंड प्लीजिंग द कस्टमर, ये हो गया है पॉइंट लेने के लिए, बाकी यही सब चीजें हैं। अब ये बात हुई है कि इसके अंडर में वेलफेयर बोर्ड बनेगा डिसीजन लेने के पहले, कि कॉन्ट्रैक्ट अगर आप किसी का कैंसिल होता है तो वो वेलफेयर बोर्ड पे जाएंगे अपील करना, और रिड्रेसल मैकेनिज्म है कि वहां पे अगर लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट गलत तरीके से रद्द हुआ है तो जो कंपनीज हैं, जो प्लेटफॉर्म है, उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें इसके अंडर में है। ओके, एक तरीके, एक वो देख लेते हैं हम लोग, जो 4 हमारी कोड है, लेबर कोड। पहला लेबर कोड है कोड ऑन द वेज, जो गवर्नमेंट 2020 में 4 लेबर कोड लाई थी। पहला कोड है कोड ऑन द वेज। ये क्या डिफाइन करेगा कि कितना मिनिमम वेज हो, जो सैलरी हो कितना होना चाहिए, कितना कट होना चाहिए, किस बेसिस पे होना चाहिए, ये सब चीज है कि मिनिमम वेज पेमेंट टाइमली हो रहा है कि नहीं, एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं। जैसे होगा कि सेम जॉब के लिए लड़कों को ज्यादा पैसा नॉर्मली मिलता है, लड़कियों को कम मिलता है, आपने देखा होगा। तो ऐसे केस में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये कोड मना करता है, ये लॉ मना करता है। दूसरी बात है हो गई कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इसमें होगा कि कितना पावर जो यूनियंस होते हैं, जैसे होगा किसी फैक्ट्री में आप जाते होंगे, वहां पे वर्कर्स यूनियन होते हैं, उनका रिलेशन एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सब की बात इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बात करता है। फिर हो रहा है सोशल सिक्योरिटी कोड। ये क्या होगा? यही बात है कि जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ द वर्कर्स, यहाँ पे गिग वर्कर्स को इतना अच्छे से डिफाइन नहीं किया हुआ है, बस ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है उनके लिए कुछ उन्होंने सोशल सिक्योरिटी की बात की है कि रिटायरमेंट एंड इंश्योरेंस बेनिफिट क्या हो सकता है। ओके, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जिनमें कोई प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता या फैक्ट्रीज नहीं होता, वो इंडिविजुअल काम करते हैं। जैसे आप रैक पिकर्स को देखे होंगे, जो लोग कूड़ा उठाते रहते हैं, उनका कोई अपना इंडस्ट्री नहीं है, कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। नॉर्मल ऐसे देखिएगा कि जैसे कि आईटी इंडस्ट्री है, उनका एक प्रेशर ग्रुप होता है, उनको लोग एक प्रॉपर तरीके से वो फंक्शन करते हैं। अनऑर्गेनाइज में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो लोग इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, कोई उनका सोशल सिक्योरिटी नहीं होता है, कोई उनका इंटरेस्ट ग्रुप नहीं होता है जो प्रेशर बना सके। ओके, लास्ट में है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड द वर्किंग कंडीशन कोड। ये है चौथा कोड। ये बात करता है कि जहां पे फैक्ट्रीज है, जहां पे कंपनीज है, वहां पे कंडीशन कैसा होगा। ऐसा ना हो कि इतनी गंदगी हो कि वर्कर्स का तबीयत खराब हो जाए, इतनी ज्यादा गर्मी में काम करवा रहे हैं कि कुछ दिक्कत आने लगे। ओके, ऑल दिस थिंग्स शुड नॉट बी देयर। चीजें क्लियर हो रही हैं?
कि 4 कोड क्या है। एक क्वेश्चन इस पे लिख लेते हैं। Analyze the significance of legislative initiatives aimed at regulating the gig economy in India. 150 वर्ड 10 मार्क्स। एनालाइज का मतलब आप एनालिसिस कीजिए सिग्निफिकेंस ऑफ लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव। जो लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट का है या राजस्थान गवर्नमेंट का है या इंडियन गवर्नमेंट का है, तो इसमें आप क्या बात करेंगे? मेन डिमांड क्या है? लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव। और इसमें हम क्या बात कर रहे हैं? सोशल सिक्योरिटी की जो कंडीशन है, वर्क कंडीशन, उसकी कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट फेयर एंड इंप्लीमेंट करवाएंगे, ये सब चीजों की बात कर रहे हैं। ये सब चीजें आपको लिखना है। ये 150 वर्ड में लिखना है। अगर आपको 250 वर्ड का लिखना है तो व्हाट आर द की प्रोविजन टिपिकली इंक्लूडेड इन सच लेजिस्लेशन एंड हाउ डू दे एड्रेस द चैलेंज फेस बाय द गिग वर्कर्स। तो ये थोड़ा सा एक लाइन बढ़ेगा तो 250 वर्ड 15 मार्क्स कर लीजिएगा। मेनली आप लिखने की कोशिश आज इसको कीजिए। 250 वर्ड वाला तो आप लोगों ने कई लिखा है, 150 वर्ड वाला लिखते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है कैसे करना है? इसमें बात कीजिएगा कि क्या क्या दिक्कत है, चैलेंजेस क्या है, और जो जितने भी लेजिस्लेशन है कैसे उसको रिड्रेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टेक। लिख लिया? आपको समझ में आया ना क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में लिखना भूल गया। लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव का मतलब जो कर्नाटका बिल अब जो बात कर रहा है ना, जो कर्नाटका बिल, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है जो एक्ट बना है, वो एक्ट कैसे रेगुलेट करेगा गिग इकोनॉमी का। गिग इकोनॉमी समझ में आया ना? गिग इकोनॉमी कौन है? जितने भी ये प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, जोमेटो, ओला, उबर, स्विगी, ये सब क्या है? गिग इकोनॉमी से काम कर रहे हैं। और इनके लिए लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव जो राजस्थान एंड कर्नाटका में जो स्टार्ट हुआ है, अभी हरियाणा भी लाने वाला है कुछ दिनों में। हरियाणा में भी ये सब चीजें चल रही है, तो कई स्टेट ला रहे हैं, तो इसको आप बात करना है। लास्ट में आप ये भी एक लाइन लिख सकते हैं, सजेस्टिव लाइन, जब कंक्लूड करेंगे तो ये भी बता सकते हैं कि इंडिया लेवल पे भी होना चाहिए ताकि यूनिफॉर्मिटी आ सके। आज हो ठीक ना कि स्टेट गवर्नमेंट तो कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी तो ज्यादा यूनिफॉर्मिटी आ सकती है। तो ये भी हम बोल सकते हैं। और लेबर कोड का भी आप जिक्र कर सकते हैं। 4 जो लेबर कोड है ऑलरेडी वो बात करते हैं इस सब चीजों की। मेनिंगिटिस की बात कर रहे हैं कि ब्रेन ईटिंग अमीबा। अब ये क्यों? टिश्यू खा जा रहा है, दिमाग में जा रहा है। जैसे नॉर्मली कोई अगर बच्चा गया तैरने के लिए, अब उसके नाक में पानी गया और उसमें अगर वो बैक्टीरिया है वो जाएगा डायरेक्ट दिमाग में, और धीरे धीरे वो वहां के जो टिश्यू है उनको खाना स्टार्ट करेगा। और ऐसे केस में सीवियर हेडेक होना स्टार्ट हो जा रहा है, फटीग होना स्टार्ट हो जा रहा है, वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जा रहा है। और ऐसे केस में तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन, कोमा में बच्चे जा रहे हैं। और जिस दिन ये अंदर जा रहा है अमीबा, उसके 15 डेज के अंदर में डेथ हो जा रही है। सर्वाइवल रेट सिर्फ 3% है, 97% डेथ हो रही है। यहाँ पे दिया भी हुआ है 97% केस में डेथ हो रही है। 100 लोगों को अगर बीमारी हो रही है, 97 लोग का बचना मुश्किल है, उनका डेथ हो रहा है, सिर्फ 3 लोग बच पा रहे हैं। अभी तक जो हुआ है 4 लोगों को हुआ है, 3 का डेथ हो गया, ये कभी हॉस्पिटल में है। ये केरला का केस है। ये नया केस नहीं है, 2016 में ही पाया गया था, लेकिन अभी इसकी केसेस ज्यादा बढ़ गई हैं। ओके, दिक्कत ये है कि मेनली ये कहाँ पे पाया जा रहा है? इन्फेक्शन। एक चीज और है यहाँ पे बड़ा अच्छे से ये दिया है कि लोग से लोग में नहीं फैलेगा। जैसे ये नहीं कि किसी को ये बीमारी है और कोई उसके बगल में है, उसके छूने से या उसके खाने से कुछ होगा। जब तक वो अमीबा नाक के थ्रू माइंड में नहीं जाएगा तब तक बीमारी नहीं होगी। तो अगर आप पानी में जाते हैं और आपके मुंह में भी चला जाएगा, पेट में जाएगा, तब नहीं बीमारी होगी। नाक में गया, और नाक और एक कान और एक दिमाग को जोड़ने वाली एक कोई वहां पे नस है, उसके थ्रू वो दिमाग में जा रहा है। तो दिस इज द वन कंडीशन। प्रिकॉशन में ये कहा जा रहा है कि अगर कोई जा रहा है पानी में, पहली बात तो वो नाक का एक ये होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, नोज क्लिप कुछ है कि ऐसे ढक लेंगे। जैसे आप देखते होंगे जो तैराके होते हैं वो यहाँ पे नोज क्लिप लगा के ऐसे गोल सा होता है, उससे नाक से पानी अंदर नहीं जाती है। तो या तो आप नोज क्लिप का यूज कीजिए। दूसरी चीज है कि आप अगर अंदर जाते हैं तो अंदर डुबकी ना लगाइए।
तीसरी चीज है कि ये जो अमीबा पाया जाता है वो छिछले पानी में हो है, गहरे पानी में नहीं है, जहाँ पे काफी कम पानी है और जहाँ पे काई का नीचे से ऊपर आना पॉसिबल है वहां पे हो रहा है। तो दिस इज इनटू द सैलो वाटर, ठीक है। पानी अगर कोई पी भी रहा है तो अगर डिजिटल एंड ये बॉइल्ड वाटर है और उससे मुंह नाक साफ कर रहा है तो उससे ये दिक्कत नहीं, ये सब प्रिकॉशंस हैं। जो दवा का यूज कर रहे हैं, मेनली जो दवा भी अप्रूव हुआ है, एक दवा का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, वो जर्मनी से अप्रूव्ड है, मिल्टेफोसिन इसका नाम है। और दो दवा और है जो इसके लिए यूज हो रहा है, अभी इसका प्रॉपर दवा नहीं है जो अभी काम चलाने के लिए यूज कर रहे हैं। एक दवा ये है, एक है हाँ एजिथ्रोमाइसिन एंड एम्फोटेरिसिन बी, ये सब दवा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पीसीएस में पूछ सकता है, क्योंकि इतना टफ तो नहीं पूछेंगे लेकिन पूछने को तो पूछ भी सकते हैं। तो ये जो दवाएं हैं पूछ लेंगे कि कहाँ पे था, तो ये सब का इसलिए न्यूज में था क्योंकि ये क्या किसके लिए, एमीबो मेनिंगिटो इंसेफेलिटिस बीमारी का नाम है, उसको ट्रीट करने के लिए। बीमारी का नाम भी याद होनी चाहिए। और इसको प्राइमरी एमीबो मेनिंगो इंसेफेलिटिस। चीजें समझ में आ रही है क्या है ये ओवरऑल? किस कंडीशन में ये ज्यादा है कि गर्मी वाले कंडीशन में ये जो अमीबा है, गर्मी बढ़ रही है तो उसके ज्यादा बढ़ने के चांसेज है, गर्मी कोल्ड वाटर में नहीं है। एक चीज याद रखिएगा कि मुंह के थ्रू पानी पी लिया उसमें अमीबा है तो बीमारी नहीं होगी, नाक के थ्रू जब घुसेगा पानी और उसमें अमीबा होगा तब होगी। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि पूछ लेगा ये सब पे प्रीलिम्स में अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका मेन नाम है प्राइमरी अमीबो मेनिंगो इंसेफेलिटिस। इंसेफेलिटिस इज मेनली एसोसिएटेड विद द जो हमारा ब्रेन का बीमारी होता है उससे ये मेनली एसोसिएटेड है। जो इसका मेन है वो नेगलेरिया फ्लोरी, ये नाम है इस अमीबा का, एक टाइप का अमीबा है एंड इट इज द सिंगल सेल ऑर्गेनाइजर और ये पैथोजन, सिंगल सेल पैथोजन। शॉर्ट फॉर्म में इसको पैम कह रहे हैं, PAM, प्राइमरी एमीबो मेनिंगो इंसेफेलिटिस। अभी सिर्फ केरला में केस आया है, 3-4 केस है केरला के कोझिकोड में और कन्नूर डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट है कोस्टल एरिया में, इन्हीं 2 से है, अभी कहीं और से तो नहीं है। सिम्पटम हेडेक, फीवर, वोमिटिंग, दीज आर द अर्ली सिम्पटम। नेक्स्ट आर्टिकल है जो ईरान के प्रेसिडेंट जिन्होंने अभी जिनकी विक्ट्री हुई है, व्हाट इज द नेम, पेजेस्कियन। कौन से लीडर है, क्या आइडियोलॉजी है इनकी, रिफॉर्मिस्ट है। ये एकदम एक्सट्रीम रिलीजियस ट्रेडिशनल वाले कंजर्वेटिव थॉट को नहीं सपोर्ट करते हैं। ही इज ए बिट रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट का मतलब चेंज के समर्थक है और वीमेन्स एंड अदर्स जो राइट्स है उनके समर्थक हैं, उतने वायलेंस के सपोर्ट नहीं करते हैं, ये कहीं ना कहीं वायलेंस के अगेंस्ट में है। ओके, दिस इज द मेन थिंग। मेन इनका जो पहले भी ये मिनिस्टर रहे हैं ऑन द प्रीवियस जो रिफॉर्मिस्ट पहले जो गवर्नमेंट आई थी यहाँ पे प्रेसिडेंशियल 2002 के आसपास आई थी, वहां पे ये थे। 1999 में खतामी के अंडर में ये हेल्थ मिनिस्ट्री में थे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि एकाएक इनका राइज हुआ है, कंटिन्यूसली ये एक विचारधारा के समर्थक थे और कहीं ना कहीं ये रिफॉर्मिस्ट जो प्रीवियस प्रेसिडेंट है उनके अंडर में ये काम कर चुके हैं। ओके, मेन है जो अभी जो ईरान में जो एक लड़की जिसका नाम था अमीनी, इनका डेथ हुआ था ड्यू टू द पुलिस टॉर्चर नहीं, एक तरीके से कहिए वहां पे एक मोरल पुलिस, एक अलग से एक पुलिस का डिपार्टमेंट है मोरल पुलिस, उसका नाम कहा जाता है गश्ते इरशाद, मोरालिटी पुलिस इनका नाम है। जैसे आप बीच में यूपी में सुने होंगे कि रोमियो स्क्वाड स्टार्ट हो गया था, कि रोमियो स्क्वाड का नाम सुना था आपने, कि अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अगर वो देख रहे थे तो फिर पकड़ के ले जा रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे गश्ते इरशाद की मोरालिटी, एक होता है कि लॉ को इन्फोर्स करना, एक होता है मोरालिटी।
आप समझ रहे, दो चीजों में डिफरेंस। लॉ होता है कि कानूनी रूप से जो रेशनल तरीके से लॉ में बनाया जाता है। एक होता है कि मोरालिटी, मेरा मोरालिटी है कि लोगों को पर्दा रखना चाहिए। जैसे आप गांव में जाते होंगे कि लोगों को घूंघट रखना चाहिए, लोगों को किसी को अच्छा नहीं लगेगा तो वो उनको लगेगा कि दिस इज द क्राइम, लेकिन वो लॉ नहीं है, वो तो उस औरत पे डिपेंड करता है ना, वो पर्दा रखे नहीं रखे। दिस इज द मोरालिटी। आपको ये अच्छा लगता है, किसी को लगेगा दिस इज डिफिकल्ट। आर यू गेटिंग ना? मोरालिटी इंडिविजुअल होता है। किसी को कुर्ता पहनना अच्छा लग सकता है, किसी को शर्ट पहनना। और जिसको शर्ट पहनना, अगर वो कोई टी शर्ट पहन के घूमेगा तो लगेगा कि ये क्या कर रहा है। जैसे होता है ना, कोई कोई जैसे अगर कोई बच्चा बाल स्पाइक करा ले, ऐसे खड़े खड़े बाल, तो बूढ़े लोग होते हैं या कोई बुजुर्ग होते हैं, वो लगेंगे क्रिटिसाइज करने, उनको अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा कि कुछ गलत कर रहा है, उनका चले तो उसको जेल में डलवा दे। आर यू गेटिंग ना? ये मोरालिटी होती है। वो तो कोई जुर्म कर नहीं रहा है, क्राइम तो है नहीं, लेकिन दिस इज द मोरालिटी। मोरालिटी इज द वेरी सब्जेक्टिव थिंग। किसी को वही चीज अच्छा लग सकता है, किसी को वही चीज बहुत बुरा लग सकता है। किसी को फ्रेंच कटिंग बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन किसी को लगेगा कि क्या फालतू के ऐसे बना के रखा है। दिस इज द मोरालिटी। मोरालिटी इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग। ये ऐसा होता है कि बिहेवियर होता है, इससे समाज को कोई घाटा नहीं होता है। लेकिन लोगों को लगता है कि एक होता है ना, एक ढर्रे में समाज को ढालना। मोरालिटी जो इम्पोज करते हैं वो किसी न किसी अपनी आइडियोलॉजी को दूसरे पे इंपोज करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मोरालिटी पुलिस ये इंपोज करती है कि क्या सही है इस्लाम के लिए, क्या नहीं है, वो ये लोग इंपोज करते हैं कि किसको, जैसे अब नमाज पढ़ना या नहीं पढ़ना, दिस इज पर्सनल थिंग। मुझे लगता है तो मैं पढ़ूंगा, नहीं लगता है नहीं पढ़ूंगा, दिस इज पर्सनल थिंग। अगर किसी को सोमवार को व्रत रहना है या मंगलवार को व्रत रहना है या मंदिर जाना है, वो उसकी चीज है ना, उसको लगेगा तो जाएगा। मोरालिटी होती है ना, जैसे कि वो पर्सनल होती है। किसी को जैसे भगवान में विश्वास है वो है, किसी में नहीं है नहीं, आप जबरदस्ती थोड़ी इंपोज कर सकते हैं। दिस इज द पर्सनल थिंग। किसी को शिव अच्छा लगते हैं, किसी को विष्णु अच्छा लगते हैं, किसी को दुर्गा जी अच्छा लगती हैं, किसी को सरस्वती जी अच्छा लगते हैं, किसी को लक्ष्मी जी अच्छा लगती हैं। आप फोर्स थोड़ी कर सकते हैं कि आप अपने घर में इन्हीं का पूजा करवाइए। दिस इज द मोरालिटी, दिस इज द पर्सनल थिंग। तो आप समझ रहे हैं ना, ये एथिक्स में आता है इस टाइप का चीज कि मोरालिटी एंड लॉ जो होता है, व्हाट इज द डिफरेंस? देयर इज द ह्यूज डिफरेंस। मोरालिटी ऐसा चीज होता है कि मैं इसको वायलेट करूं तो समाज को घाटा नहीं लगेगा। लॉ ऐसी चीज होती है, उससे समाज के खिलाफ आदमी जाता है। दिस इज क्लियर? तो इनका जो स्टैंड है, ये रिफॉर्मिस्ट है, और ही मेनली जो सपोर्ट है वो है कि जो ईरान के साथ है वो पीस होना चाहिए। ये भी बोले हैं बीच में कि यूएस के सैंक्शन के कारण जो हमारी स्थिति है, जो यूएस की स्थिति वो है, वो ईरान की जो इकोनॉमिक स्थिति है वो सही नहीं है। तो इस एक तो यहाँ पे कहीं पे ये भी दिया हुआ है। चीजें क्लियर हो रही है? अच्छा, यही तो दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अमेरिका के साथ इन्होंने वो भी बोला है, लेकिन कहीं कहीं पे अमेरिका के खिलाफ भी इन्होंने स्टैंड लिया है। जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जब यूएस का अटैक हुआ था इनटू द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज याद रखिएगा, ये पर्सियन जो गल्फ ऑफ पर्सिया है उसको कनेक्ट करता है। तो एक बार आप लोग वो खोलिए अपना मैप। हाँ, एक बार मैं उसको दिखा दूं, दिस इज इम्पोर्टेंट, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। दिख रहा है ये ओमन, जस्ट ईरान के नीचे है। गल्फ ऑफ ओमन एंड पर्सियन गल्फ को ये कनेक्ट करता है। इज इट क्लियर? अच्छा, जो आप कह रहे थे वो ये नहीं है, वो है अल्दाब कुछ नाम है उसका, जो आप रेड सी को कनेक्ट कर रहा है ना, वो मंदब अल्दाब है, यहाँ पे है वो मंदाब, उसका नाम है बाब अल मंदाब, जो गल्फ ऑफ एडेन एंड रेड सी को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी नाम लिख लीजिएगा, बाबल मंदाब एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज। थोड़ा सा क्लियरिटी होनी चाहिए, इस दोनों में कंफ्यूजन होती है। बाब अल मंदेब एंड गल्फ ऑफ, बाब अल मंदेब यहीं पे है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, दिस विल बी हियर। देखिए ये शो कर रहा है यहाँ पे, दिस इज जस्ट हियर। इस मैप में दिखा नहीं रहा, आई डोंट नो व्हाई, बट दिस इज लोकेटेड हियर। नेक्स्ट न्यूज, ये जो हमारे बाबा भोले बाबा आजकल न्यूज में है, तो इनका मेन न्यूज है कि ये कैसे फेमस हुए। पहले ये पुलिस में थे,
पुलिस में जो एक कांस्टेबल की नौकरी कर रहे थे, वहाँ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में थे। फिर इन्होंने एकाएक इनको लगा कि उनके पास कुछ खास पावर है, चमत्कारी पावर है, तो उन्होंने छोड़ के अपना चमत्कार स्टार्ट किया। और फिर कुछ इनकी जो मैक्सिमम सपोर्टर है वीमेन है, और उन्होंने फैलाना स्टार्ट कर दिया कि उन्होंने बाबा के पीछे कुछ लाइट वाइट टाइप का देखा है, कुछ एक दैवीय चीजें देखी है। फिर इन लोगों ने ये भी बताने लगे कि बाबा का जहाँ जहाँ आश्रम होता है वहाँ का पंप का पानी पीजिए तो सारा बीमारी हो जाता है। तो बाबा का आश्रम बना के पंप ही बना देना चाहिए, ये क्यों इतना रिसर्च कर रहे हैं, ये सब बंद हो जानी चाहिए। तो इन्होंने कुछ ऐसी ऐसी चीजें वो फैलानी स्टार्ट की। फिर यहाँ तक बात होने लगी कि बाबा जो है डायरेक्ट इनकारनेशन ऑफ परमात्मा है, डायरेक्ट वो भगवान के स्वरूप ही है। ओके, ये बाबा का ये अच्छी बात थी कि ये दलित भी इनके सपोर्टर हो, अपर कास्ट भी सपोर्टर हो, तो ये अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी की भी बात करते थे और ये भगवान लोगों की भी बात करते थे। एक जितने जितने फेमस भगवान है, जैसे विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, इन सभी को ये कहीं ना कहीं अपने आप को ये दिखाते थे कि वो उनके एकदम खास वाले क्या हैं, भक्त हैं। तो यहाँ पे इसलिए इनके सब लोग हैं। कुछ आईएएस लोग भी इनके सपोर्टर बन गए थे। आप समझ लीजिए कि क्या इतने पढ़े पढ़े लोग भी सुपरस्टिशन में जा सकते हैं, ये स्थिति है। तो ऐसे लोगों के जाने से ये होता था कि उनको ये लगने लगा कि जो मैनेजमेंट है वो हम खुद कर लेंगे, लोकल जो अथॉरिटी है उसको इन्फॉर्म ही नहीं करते थे। तो ऐसे केस में ये चीजें घट गई। होता है ना कि एक लिमिट होता है, कहीं ना कहीं आपको लोकल अथॉरिटी का सपोर्ट लेना पड़ता है। तो इन्होंने कुछ आईएएस ऑफिसर टाइप के लोग आए, उन्होंने कहा कि हम ही आपको यहाँ पे दिया है कि कुछ सिविल सर्वेंट लोग इनके वो बन गए, और वो लोग बताने लगे कि ट्रेनिंग देने लगे इनके जो कार्यकर्ता थे, और वो खुद ही मैनेज करने लगे। दिस इज ऑल थिंग। एक तरीके से ये कहानी टाइप का है, बस मैंने आपको बता दिया। एक इम्पोर्टेंट चीज ये याद रखिएगा, ये जो बार बार न्यूज में आ रहा है कि चाइना ने अपना मून पे मिशन भेजा है, वहां से इन्होंने मिट्टी लेके आए हैं, और इस मिशन का नाम है चैंग 6। और ये चैंग नाम जो इनका पड़ा है, इनके जो मून है उसको देवी मानते हैं। मतलब उनका जो माइथोलॉजी है, चैंग का मतलब होता है जो मून का एक भगवान वाला अवतार है, वो हुआ। तो चैंग 6 दैट इज एसोसिएटेड। ये अच्छी बात है कि ये लेके आए हैं सैंपल। इंडिया का जितना भी है वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, फोटो खींच रहा है, दूर से ही देख रहा है, लेके आने का नहीं है। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि लेके वापस आना पृथ्वी पे, दैट इज डिफिकल्ट। इंडिया आगे करेगा, लेकिन इन्होंने ये सक्सेसफुली कर लिया। दिस इज द वन थिंग यू शुड नो। हेपेटाइटिस ए का केस है, मेनली ये केस पहले बच्चों में होता था, पहले अर्ली चाइल्डहुड में होता था। ऐसे केस में ये होता था कि वो इंटेंसिटी लो होती थी। अभी जो होने लगा है वो एडल्ट एंड एडोलोसेंट। एडोलोसेंट का क्या एज होता है? 3 कंडीशन होता है। एक तो चाइल्ड होता है, 14 साल से नीचे के लोगों को चाइल्ड कहते हैं, बच्चों को। 14 से 18 साल के एज में क्या बोलते हैं? एडोलोसेंट। और हाँ, किशोरावस्था, और 18 साल से ज्यादा को एडल्ट बोलते हैं। तो ये हमने देखा कि पहले जो केस था मैक्सिमम जो होता था छोटे एज में होता था। अब लेकिन ये है कि केरला में हाइजीन एंड वहाँ का मेडिकल कंडीशन इंप्रूव हो गया है, तो अब बच्चों में नहीं हो रहा है। तो पहले बच्चों में होता था तो इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होती थी, हल्का सा होता था, तो वो दवा ववा से ठीक हो जाता था। लेकिन अब एडल्ट और जो एडोलोसेंट में हो रही है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, और ऐसे में जो फैटेलिटी है, कैजुअलिटी है, वो ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन इन्होंने सोल्यूशन बताया है कि इसका यही सोल्यूशन है कि वैक्सीनेशन तेजी से कराया जाए। बस इस न्यूज में यही है। नेक्स्ट न्यूज की बात हो रही है, इन्होंने इसमें ये इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि जो अभी जो एलिफेंट है उनका नंबर्स जो इंडिया में एक एस्टिमेटेड 25 से 30 हजार है, और इसको अभी इंडेंजर्ड स्टेटस है ना। जैसे हमने बोला था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो इनकी स्टेटस इस समय इंडेंजर्ड है। मैक्सिमम जो नंबर लो हो रही है, इसका मेन रीजन है कि इनका जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है जंगलों का। जैसे होता था कि पहले जंगल कनेक्टेड होते थे हजारों किलोमीटर, अभी क्या है कि इतना जंगल 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर है, फिर बीच में लोगों ने गांव बसाया, फिर उसके बाद जंगल तो टूट रहा है, जंगल का जो लिंकिंग होता है वो ब्रेक हो रहा है, इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ऐसा कंडीशन सर्वाइवल के लिए नहीं होता। जैसे अब इनका जंगल इधर है, बीच से रोड बना दिया, फ्रेगमेंट कर दिया आपने जंगल को। अब यहाँ से ये जाएंगी तेजी से, अगर ट्रक गया या रेलवे जा रहा होगा तो टक्कर मारेगा,
एक तो इनका जो नॉर्मल लिविंग स्टाइल है या लिविंग जो इनका इन्वायरमेंट है वो इम्पैक्ट हो रहा है, इनका एक तरीके से कैजुअलिटी भी बढ़ेगी। तो दीज आर द थिंग दैट इज हैपनिंग। ऐसे केस में इन्होंने कहा कि ये सब कैजुअलिटी कम हो जाए, ट्रेन वरेन से जो टक्करें लग रही है उसके लिए इन्होंने कहा एआई का यूज करें। एआई का यूज कैसे करें कि जगह जगह वो सेंसर लगा दे रेलवे ट्रैक के आसपास, और जब उस एरिया में अगर हाथी आएंगे तो उनका पैर काफी तेज वाइब्रेट करेगा, तो वो सेंसर रिकॉर्ड करेगा और सेंसर जो ड्राइवर है उसको अलर्ट करेगा कि कितनी स्पीड से एलिफेंट का झुंड आ रहा है और कितने स्पीड से आपको लेके चलना है। तो एआई का यूज करके वी कैन, इसका जो एआई का नाम दिया इन्होंने गजराज जियोफोनिक सेंसर नाम दिया है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल अबाउट कैसे यूज करेंगे। समझ में आ रहा है एआई का कि हाउ दैट सेंसर विल collect the data and how they will send the data. So this is all about from the today's news. Here we will conclude our session. Thank you for joining the session. All the best. जय हिंद, कल मिलते हैं फिर. Okay.